डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डेवलप ऑफ नर्सिंग पे। मैं अभिषेक चौहान आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों ने पहले मैंने डिस्कस किया था आपसे हैंड हाइजीन के बारे में। ठीक है, तो हैंड हाइजीन क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको पिछली जो क्लासेस थी, जो मैंने लिया सेशन लिया था, सारे डाउट्स आई होप सो कि क्लियर हो गए होंगे आपके। बट मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि आप जो डायग्राम देख रहे हैं आपको समझ आ गया होगा कि आज किस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन है, आज हम इसके बारे में देखते हैं कि वो 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन क्या होते हैं, यानी कि कब कब हमें हैंड हाइजीन की नीड होती है या हम कब कब हमें हैंड हाइजीन करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपको टॉपिक के बारे में अगर डीप नॉलेज चाहिए तो आप उसकी पीडीएफ के लिए मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और आपको क्लास कैसी लगी आप इसके बारे में भी कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आपका हर एक कमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज की क्लास में आपको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, तो आज क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो आपका क्लिनिकल बेस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो एग्जामिनर है वो बहुत फोकस करता है इन चीज़ों पर कि हम हैंड हाइजीन कब कब करते हैं, क्यों करते हैं, क्या वजह होती है, और हैंड हाइजीन पेशेंट के लिए कितनी इफेक्टिव होती है। ये तो आप सभी जाने, कोविड-19 में आपने देखा होगा कि हैंड हाइजीन का क्या इफेक्ट था। अगर हम हैंड हाइजीन अच्छी रखते हैं तो हम कोविड-19 से हम कैसे बच सकते हैं, कोविड-19 से नहीं है, हम कोई भी वायरस बैक्टीरिया है उससे हम कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहेगा। तो 5 जो मूवमेंट्स होते हैं हैंड हाइजीन के, मतलब हम कब कब हमें हैंड हाइजीन करनी चाहिए, या हैंड हाइजीन मतलब है कब कब हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। तो 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन फॉर हेल्थ केयर वर्कर। हेल्थ केयर वर्कर के लिए जो 5 मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, मैंने पिक्चर के थ्रू, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, एक पेशेंट है आपका, डॉक्टर्स भी हैं, स्टाफ नर्स भी है, ठीक है, उसका बोर्ड भी है, सराउंडिंग एरिया भी है। पिक्चर के थ्रू मैंने आपको इसलिए बताना चाहा कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ईजी वे में आपकी क्लियर हो जाए, आपको डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला क्या है, बिफोर टचिंग पेशेंट। फर्स्ट मूवमेंट क्या है, बिफोर टचिंग पेशेंट। पेशेंट के पास जाने से पहले, पेशेंट को टच करने से पहले हमें हैंड हाइजीन करनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट को हम टच कर रहे हैं उससे पहले हमने बहुत से गैजेट्स हैं, बहुत से इक्विपमेंट हैं, बहुत से आर्टिकल्स हैं, बहुत से पेशेंट हैं, बहुत सी फाइलें हैं, इन चीज़ों को हमने टच किया है। ठीक है, सरफेस भी टच की है। तो क्या है, जो भी इन्फेक्शन हमें आउटसाइड एरिया से जो हमें मिला है वो हम डायरेक्ट पेशेंट को टच करेंगे, तो पेशेंट की जो कंडीशन है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, जिसके कारण वो क्या है, हॉस्पिटलाइज है। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को टच करने से पहले हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैंड हाइजीन। सेकंड है आपका, बिफोर ए क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमें हैंड हाइजीन करनी चाहिए, चाहे आपका प्रोसीजर चाहे आपका आईवी कैनुलाइजेशन हो, चाहे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे आपका फ्लूइड कलेक्शन हो, ब्लड कलेक्शन हो आपका, या एसाइटिक फ्लूइड हो, कोई भी प्रोसीजर हो, आप डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो यानी कि जब आप डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो इन्फेक्शन के पेशेंट को फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, हाई रिस्क है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन जिससे क्या है, पेशेंट को इन्फेक्शन फैल सकता है। तो हमें क्या करना है, बिफोर एनी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले हमें हैंड हाइजीन भी मेंटेन रखनी चाहिए। देन क्या है, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। आफ्टर बॉडी लैंड फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क मतलब क्या है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि मैंने क्या बोला था कि हैंड बिफोर क्लीन प्रोसीजर, जब आपको प्रोसीजर करने जाएंगे तो डायरेक्टली आप पेशेंट कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, अगर आप उसका फ्लूइड, जैसे सिंपल आप देखते हैं कि पेशेंट बार बार बोलता है कि मैं मुझे सिस्टर, वार्ड में आप लोगों ने ड्यूटी किया होगा तो आपने देखा होगा कि पेशेंट बार बार बोलता है कि सिस्टर मुझे वॉशरूम जाना है, सिस्टर मुझे खाना खाना है, सिस्टर मुझे ये करना है, ब्रदर मुझे ये करना है। तो वो क्या करता है, बार बार अपने जो फ्लूइड उसका लगा होता है, आईवी सेट लगा होता है, आईवी कैना लगा होता है, उसमें क्या करता है वो बार बार उसे आउट करवाता है। ठीक है, जो आई सेटर की थोड़ा सिस्टर लगा दो, मैं खाना खाऊंगा। तो ये आपने बोर्ड में बहुत ज़्यादा ये मूवमेंट आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा कंडीशन होती हैं ये। तो ये भी क्या होता है, अगर उस टाइम भी अगर आप क्या करेंगे, पेशेंट का फ्लूइड कनेक्ट करने से पहले और करने के बाद अगर आप हैंड वॉश नहीं करेंगे, तब भी पेशेंट को क्या है, और पेशेंट को ही नहीं,
आपको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो इन्फेक्शन पेशेंट को है, आप उसके पास जाएंगे, उसका फ्लू टच करेंगे या उसे बॉडी टच करेंगे या कुछ भी आपकी परफॉर्म करेंगे, तो उसका द्वारा जो उसका टचअप में जो इन्फेक्शन आया है वो आप अपने मोबाइल के थ्रू या अपने खाने पीने के थ्रू आप उसे इनहेल कर लेंगे या टच, तो जिससे भी आपको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। जो आप फोर्थ पॉइंट देखो क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट आपका कह रहा है आफ्टर टचिंग पेशेंट, पेशेंट को टच करने के बाद, जो कि मैंने अभी आपसे बोला कि अगर आप पेशेंट के सराउंडिंग एरिया जा रहे हैं या किसी भी चीज़ को टच कर रहे हैं, तब भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मैंने जो एक सिंपल डायग्राम है, डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया है कि पेशेंट बेडेड है, स्टाफ नर्स उसकी केयर कर रही है, फ्लूइड दे रही है, जो भी है, डॉक्टर्स है, ये सारे जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, बट क्या है उसके सराउंडिंग में इन्फेक्शन है। ठीक है, तो पेशेंट को टच करने के बाद भी हैंड हाइजीन रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप देखते हैं हॉस्पिटल से आए तो आप मोस्ट ऑफ द जो इन्फेक्शन होते हैं आपके, जैसे यूटीआई है, यूटीआई कैसे होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। आप जो हॉस्पिटल में जो वॉशरूम वगैरह होते हैं, इसे यूज़ करते हैं, तो इसे यूज़ करने के बाद क्या है, जो वहाँ का जो इन्फेक्शन है वो आपके यूरिनरी ट्रैक को इन्फेक्टेड कर देता है। ठीक है, और बहुत से इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो आपको हॉस्पिटल के थ्रू मिल जाते हैं। ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट है आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। ठीक है, पेशेंट का सराउंडिंग इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। अगर आप उसे टच कर रहे हैं या आप किसी भी तरीके से उसे कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो आपको इन्फेक्शन होने की जो संभावना है, जो चांसेस है, वो बढ़ जाती है, जिससे क्या है आपको इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाता है। और कुछ लोगों की क्या होती है, इम्यूनिटी भी वीक होती है, तो जिसके कारण क्या है उन्हें हॉस्पिटल में बहुत जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है या वो इन्फेक्शन से कॉज हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 5 मूवमेंट हैं जो आपको अपने डेली लाइफ में, जो बच्चे नर्स मेडिकल लाइन में अपना करियर बना रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें ये पता होना चाहिए वो कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। जैसे मेडिकल लाइन के ही बच्चों के लिए नहीं, जो नॉन मेडिकल स्टाफ भी है उन्हें ही पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे बॉडी में एंटर करता है। सिंपल सा, आप किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट से मिलने गए आप, तो आपको नहीं पता कि हमने क्या टच किया क्या टच नहीं किया, आप अनहाइजीनिक तरीके से आप आ गए अपने अपने जो भी है घर में बेड वेड है या चेयर वगैरह से बैठ गए आप, तो इन्फेक्शन क्या हुआ, ट्रांसमिटेड हुआ, चेन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का कॉज था पहले आपका हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से आप एक एजेंट बने, आपके थ्रू इन्फेक्शन घर पे आया, और घर पे आने के बाद आप जिन जिन लोगों के टच में आए उनसे उन्हें कॉज हुआ। और जो जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जिनकी जो आपका जो जिसे बोलते हैं बिल पावर, बिल पावर क्या होता है, बिल पावर एक अलग शब्द है, लेकिन बिल पावर क्या है, लोग को एक फोबिया हो जाता है, अरे मेरे को ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं वैसा नहीं कर पाऊंगा, लाइक बहुत सारी कंडीशन कॉज हो जाती है। लेकिन बिल पावर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। लेकिन ये क्या है, एक प्रतिरक्षा तंत्र है, एक इम्यूनिटी है, जो ह्यूमन की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, जिन लोगों की, उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपके लिए कैसी लगी, आज का टॉपिक धमाकेदार टॉपिक था कि जो 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन के थे, आपको समझ आ गए होंगे किस तरीके से क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज होता है, इन्फेक्शन फैलता है। तो आई होप सो कि अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब एक्स्ट्रा सर्च करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया होगा आज की क्लास से कि इन्फेक्शन कहाँ किस तरीके से हमारे बॉडी में एंटर होता है, या कौन कौन से रीज़न है जिसके कारण इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आता है। तो आज की क्लास आपके लिए कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी टॉपिक की अगर आपको पीडीएफ चाहिए या उसके बारे में डेप्थ नॉलेज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आने वाले एग्ज़ाम की सीरीज़ हम लोग आपके लिए लाने वाले हैं, तो उससे पहले आप जो बेसिक्स है वो थोड़ा सराउंडिंग का वो आप थोड़ा कवर कर लीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका हर एक कमेंट हमारी टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले टॉपिक में धमाकेदार वीडियो के साथ। शुक्रिया।